नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज दरअसल हम आपको बच्चों द्वारा किए गए अपराध से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी देंगे और इस विषय पर तफसील से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करें, इसे और आगे बढ़ाएं उससे पहले अपने दर्शकों को कह देते हैं, अगर आपको भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना है या फिर चाहते हैं इस विषय पर कानूनी जानकारी और चाहते हैं इस विषय पर बेहतर जानकारी, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। दोषी नाबालिगों से जुड़े हुई कानूनी जानकारी आज हम आपको देंगे। परमानंद पांडे जी कानूनी विशेषज्ञ हैं, अधिवक्ता हैं और परमानंद पांडे जी आपको बहुत ही विस्तार से ये जानकारी देंगे इस विषय से संबंधित। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो परमानंद पांडे जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही कि कानूनी तौर पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट नाबालिग को कैसे परिभाषित करता है सर? नेहा जी, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है ये पूरी अच्छी तरह से 2015 में आया। हालांकि 2021 में संशोधन भी इस पर हो चुका है। 2015 का जो एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों का ध्यान रखा जाए और उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और आवश्यकता पड़ी तो उनका रिहेबिलिटेशन माने उनका पुनर्वास किया जाए। ये खास काम इसके रहते हैं। देखिए, दो तीन चीजें खास तौर पर हर आदमी को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में जानने की जरूरत है कि ये आप ये मान के चलिए कि बच्चों में और बड़ों में फर्क होता है। जिस ढंग से बच्चे व्यवहार करते हैं आप उसी ढंग से बड़ों के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। आपको ये सोचना पड़ेगा कि बच्चे किस ढंग से, जैसे एक माँ, कोई भी ऐसी हमने माँ नहीं देखा कि जो बच्चे को बहुत प्यार न करती हो, या कोई पिता ऐसा नहीं देखा जो बच्चे को प्यार नहीं करता हो। लेकिन कई बार माँ बाप से भी गलती हो जाती है। माँ बाप से गलती हो जाती है तो उसमें बच्चे के साथ कुछ हो जाता है। तो क्या आप ये मान के चलते हैं कि वो बच्चे को माँ बाप को हानि पहुंचाना चाहते हैं? ऐसा कतई उनका उद्देश्य नहीं होता है। उनका उद्देश्य होता है बच्चों के भविष्य के बारे में ठीक से रखना और उनको सही रास्ते पर ले आना। लेकिन बावजूद इसके तमाम बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। देखिए, 13 से 14 साल की उम्र में तमाम बच्चियां जो है, इनको लेकर के कहीं कोई इनका रिहेबिलिटेशन कराने की तब जरूरत पड़ जाती है कि बच्चियों का एक तरह से आप उनको उनका ट्रैफिकिंग होती है या बच्चों के साथ कोई अपराध में लिप्त करा दिया जाता है। आए दिन आप सुनते होंगे कि बच्चों को पकड़ के उनको गांजा भांग बेचने के काम में लगा दिया जाता है। तो ये तो एक जुवेनाइल हुए ना, ये तो कतई नहीं हुआ कि इनको बड़े की तरह से व्यवहार किया जाए। इनको सही रास्ते पर ले आने का काम जो है इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का है। इसी नाते ये तीन कार्यक्रम उसमें रखे गए हैं। तीन चीजें हैं, उनका केयर करो, उनको प्रोटेक्शन दो और उनको रिहेबिलिटेट करो। यही तीन उद्देश्य जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का। जी, सर ये बताइए कि अपराध के लिए अगर बच्चों को सजा होती है तो कब स्पेशल होम में भेजा जाता है उसे? देखिए, ये आपने नेहा जी बहुत अच्छा सवाल उठाया कि बच्चे को स्पेशल होम में कब भेजा जाए। वास्तव में बच्चे के लिए दो तरह की चीजें रखी गई हैं, एक तो रिमांड होम और एक स्पेशल केयर। स्पेशल केयर में अगर मान लीजिए बच्चे को रखा गया है, कोई उसने क्राइम किया है, तो उसको पहले तो भेजा जाता है कि आप स्पेशल केयर में भेजिए उसको, जिससे उसका ऑब्जर्वेशन किया जा सके, साइकियाट्रिस्ट लोग उसकी काउंसलिंग कर सकें और उसको देखें कि इसका किस ढंग से उपचार किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट। और बच्चे को कई बार उसको रिमांड होम में कर दिया जाता है कि 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, अब तो 3 महीने की स्थिति आ गई है कि उनको रखा जाता है, जहाँ पर उनको विचार किया जाता है और उनकी पूरी तरह से स्टडी की जाती है
उनकी एक सोशल रिपोर्ट तैयार की जाती है और उस सोशल रिपोर्ट में ये देखा जाता है कि बच्चा ये किसी क्राइम में लिप्त कैसे हुआ, क्या कारण इसके पीछे रहे हैं, इनके माँ बाप की क्या पृष्ठभूमि रही है, ये किस तरह के समाज में रहते रहे, इनके शिक्षा और दीक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर शिक्षा हो रही है तो किस तरह के स्कूल में जा रहे हैं, अगर नहीं हो रही तो किन कारणों से नहीं हो रही है। ये 2-4 चीजों का पता उसमें लगाया जाता है, तभी जाकर के उनको 2 तरह के, एक तो स्पेशल केयर होम में स्पेशल और एक रिमांड होम में रिमांड पर उनको लिया जाता है और वहाँ पर उनके बारे में जांच की जाती है। ये 2 तरह की चीजें होती हैं। सर, क्या आपराधिक बच्चों को जेल भी भेजा जाता है? देखिए, आपराधिक बच्चों, जो अपराधी किस्म के बच्चे होते हैं उनको जेल तो नहीं भेजा जाता है, ये कानून में ही प्रावधान है कि उनको जेल नहीं भेजा जाता है। और आपको इसका कई उदाहरण मिल जाएंगे, बहुत एक नहीं 10 उदाहरण मिल जाएंगे। सबसे बड़ा उदाहरण तो आपको ये मालूम होना चाहिए, सबको मालूम होगा, इसको मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि सबको ये मालूम है कि निर्भया का जो केस हुआ उसमें एक व्यक्ति जो है 17.5 साल का था, वो 18 साल का नहीं पूरा हो पाया था, इसी नाते उसको जेल नहीं भेजा गया, उसको रिमांड होम में भेजा गया जहां उसकी काउंसलिंग की गई और थोड़े दिन बाद जब वो मुक्त कर दिया गया कि इतने दिन बाद वो मुक्त किया जाता है, तब वो चला गया। तो बहुत सारे लोग तो जेल में भुगतते रहे और वो 17.5 साल के होने के बाद भी उसको जेल नहीं भेजा गया था। इसी नाते जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जुवेनाइल को आप जेल भेज दीजिए, जेल उनको भेजने का प्रावधान नहीं। जी सर, जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल 2021 में मुख्य प्रावधान क्या है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए ये मैंने आपको संदर्भ में बताया था कि 2021 में इसमें मेन अमेंडमेंट हुआ। अब इसमें मेन अमेंडमेंट हुआ, कुछ चीजें इसमें सरल बना दी गई है। सरल बनाने के पीछे क्या कारण है कि जैसे एक एडॉप्शन एक्ट, भारत में एडॉप्शन एक्ट है कि आप बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं, मैं भी एडॉप्ट कर सकता हूँ, कोई भी एडॉप्ट कर सकता है जी। वो आप एडॉप्ट करने के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे और उस एप्लीकेशन पर हमको अनुमति मिलेगी, तब हम जाकर के बच्चे को एडॉप्ट करें। और कई जगहों पर तो ये होता है कि आपको एडॉप्ट करने का कोई ये अधिकार नहीं है कि आप इस बच्चे को पसंद करते हैं, इस नाते आप इसको एडॉप्ट कर दीजिए। उसमें जो बच्चा मिलेगा आपको उसी को एडॉप्ट करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि सबसे पहली चीज हो गई कि अब आप न्यायालय में उसके लिए आप कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ एप्लीकेशन देंगे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडॉप्शन की कार्रवाई को सीधा बना देंगे। ये मेन चीज तो इसका ये हो कि एडॉप्शन एक्ट हो गया। दूसरा ये है कि 2 तरह के अपराध होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो 2021 में इस चीज का प्रावधान रखा गया है कि मान लीजिए किसी ने 16 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चे ने, वो अभी जुवेनाइल में ही माना जाता है, लेकिन अगर उस ढंग का उसने अपराध किया है और कॉग्निजेबल टाइप का ऑफेंस किया है, मर्डर किया है, रेप किया है, तो निश्चित तौर पर उसके बारे में विचार करके और वो सोचा जाएगा कि इसके साथ कहाँ मुकदमा चलाया जाए, कैसे किया जाए इसके साथ। और नॉन कॉग्निजेबल पेटी ऑफेंसेस उसने किया है, किसी से मारपीट कर दी है, कुछ और झगड़ा कर दिया है, तो उसके बारे में अलग ढंग से सोचा जाएगा। इसी 2021 के साथ बात में रखी गई है। जो अमेंडमेंट बिल आया है, संशोधन हुआ है, उसी संशोधन में ये खास तौर पर 2-3 चीजें रखी गई हैं जिससे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को और सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके, ये इसका उद्देश्य रहा है। सर, स्पेशल रिपोर्ट क्या होती है, किन हालातों में ये बनाई जाती है और इसको बनाने के क्या नियम है? अच्छा, आपने अच्छा कर दिया, क्योंकि हम वो देखिए स्पेशल रिपोर्ट की बात कर रहे थे ना कि वो रिपोर्ट करते हैं। वो क्या है कि जैसे बच्चा अगर मान लीजिए कोई अपराध किया है तो उसके बारे में जाकर के पूरी तरह से एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और वो रिपोर्ट देखी जाती है कि किन परिस्थितियों में ये अपराध करने के लिए हुआ है, इसके लिए क्या कारण थे कि अपराध किया है। अब देखिए 16 साल से 18 साल के जो निर्भया केस में जो राम सिंह नाम का लड़का था, 17.5 साल का था, उसने सबसे ज्यादा निर्भया के साथ जो है बदतमीजी की थी। और फिर भी वो उसके बारे में एक स्टडी की गई तो पता चला कि क्यों कारण उसके माँ बाप से बातचीत की गई, उसके और समाज के और लोगों से बातचीत की गई
उसमें ये पता चलता है कि ये किस ढंग की परिस्थितियों में रह रहा था। अब ये तो देखना पड़ेगा। बहुत सारे जैसे आप देखिए, हम बात कर रहे हैं कि इस्लाम में कहा गया है कि प्यूबर्टी के बाद जब मासिक धर्म शुरू हो जाता है बच्चे को, तब वो विवाह कर सकते हैं। वो इस्लाम में ये चीज को दिया गया, अल्लाह में सबको पढ़ाया भी जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज को नहीं है, हिंदुइज्म में नहीं है, क्रिश्चियनिटी में नहीं है। वहाँ पर उस बच्ची की एज जो है 18 साल होनी ही चाहिए, नहीं तो वो जो क्राइम अगर करती है तो वो एक तरह से जुवेनाइल क्राइम में माना जाता है। लेकिन तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं, ये जुवेनाइल क्राइम होते हैं 16 से 17, 18 साल के बच्चों के बीच में होते हैं। तो इनके लिए एक स्टडी की जाती है और ये रिपोर्ट तैयार की जाती है कि यह लड़की या लड़का क्यों लिप्त हुआ, किस तरह कारण आए कि जिसके कारण उनको अपराध में लिप्त होना पड़ा, और अपराध से उनको कैसे मुक्ति मिली। देखिए, एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी कि मैन जो चाइल्ड जो है, चाइल्ड इज द फादर और मदर ऑफ द मैन और वुमेन। एक छोटा बच्चा जो है, ये अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो कोई अच्छी तरह से अच्छा पिता भी नहीं बन पाएगा, न अच्छा वो बच्ची माँ बन पाएगी अच्छी। इस नाते जरूरी होता है कि ऐसे बच्चों पर ध्यान दिया जाए और इनकी एक रिपोर्ट तैयार की जाए, जिनसे जो अगर वो किसी तरह के अपराध में पाए जाते हैं तो, और उनका स्टडी करके उनके अनुसार उनका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, उनका मेंटल ढंग से उनको ठीक रखा जाना चाहिए, उनको अच्छे वातावरण में रखा जाना चाहिए। यही इस रिपोर्ट का उद्देश्य होता है। जी, ठीक है। ये कानून अलग अलग होता है, यानी कि बाल अपराध से जुड़ा हुआ कानून अलग होता है या फिर सेम रहता है, एक जैसा रहता है? जी नेहा जी, सच बात तो ये है कि ये कानून पूरे देश भर में एक है। राज्यों में इसको कोई ऐसा नहीं है कि एक राज्य ने दूसरा कानून बना दिया, दूसरे राज्य ने। एक सेंट्रल एक्ट है और सेंट्रल एक्ट को पूरे देश में लागू किया जाता है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बारे में राज्यों को थोड़ा मोड़ा परिवर्तन का अधिकार है, जैसे वो उसका रिहेबिलिटेशन कैसे किया जाएगा। हर एक राज्य अपने ढंग से इस चीज को सोच सकता है कि उस बच्चे का पुनर्वास कैसे किया जाना चाहिए। इसके बारे में या उसके बारे में कोई रिपोर्ट तैयार करनी है और चीजें देखनी है तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कानून जो है ये पूरे देश में एक तरह का है और ये यूनिफॉर्मिटी इसमें मेंटेन की जाती है। ये सेंट्रल एक्ट है, ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया कानून है और इस कानून को पूरे देश में, जैसे आईपीसी लागू होती है पूरे देश में, और थोड़े मोड़े संशोधन के साथ और राज्यों में इस ढंग से लागू की जाती है, वैसे ही इस एक्ट को पूरे देश में एक तरह से लागू। राज्यों को कोई अधिकार नहीं है कि वो इस चीज का बदलाव कर सके। जी सर, गंभीर अपराधों के लिए कितनी सजा का प्रावधान है और इसकी परिभाषा क्या है? गंभीर अपराध मतलब क्या परिभाषा है? देखिए नेहा जी, गंभीर अपराध, पहले तो यही चीज है कि ये गंभीर अपराध के बारे में बहुत सारी चीजें बार इस चीज को रखा जाता है कि क्या गंभीर अपराध है। जैसे 17 या 18 साल का बच्चा है और वो किसी लड़की के साथ बलात्कार कर दिया अपने यहाँ, तो इसको गंभीर अपराध में मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्योंकि ये तो गंभीर अपराध में हुआ। और दूसरे के लिए ये, जैसे आप 16 या 17 साल के बच्चे का कोई है, देखे होंगे गांव से लेकर के और जगहों पर वो उसको लगा दिया जाता है कि वो मर्डर कर देता है, और उसके आधार पर वहाँ कई लोग इस चीज का बहाना लगाते हैं कि ये बच्चा कम अल्प है, इस नाते इसने नहीं किया। सच बात तो ये है कि ये इंग्लैंड में बहुत पहले की बात है, आज की नहीं, बहुत पहले की बात है कि जब वो उसमें देखा गया कि एक बच्चे ने किसी की हत्या कर दी और हत्या की, तो उससे पूछा गया कि तुमने ये क्यों किया? फिर उसने ये बताया कि मेरा ये इरादा इसमें था। तो इंग्लैंड में तो ये उस समय नियम हो गया कि नहीं, अगर बच्चे को ये जानकारी है, 16 या 17, 18 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे को ये जानकारी है कि मेरे कृत्य का परिणाम ये होगा, तो उसकी जो उस पर मुकदमा है वो नॉर्मल कोर्ट में चलाया जाना चाहिए और उसको वही सजा दी जानी चाहिए जो और लोगों को दी जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं इस चीज को जान पाता है। आप मान लीजिए 15 साल के 16 साल के बच्चे को ये मालूम है कि हम गला रेत देंगे किसी आदमी का, और गला रेतने पर अगर वो दो तरह के अपराध, दो तरह के होते हैं, एक एक्टस यूज और एक जो मेंसरिया,
तो एक्टस रियूस माने वो जो घटना हुई उसको परिणाम दिया है, और मेंसरिया का मतलब उसका इंटेंशन, उसका इरादा देखा जाना चाहिए। तो तमाम जो मुकदमे होते हैं उस चीज पर डिसाइड किए जाते हैं कि इस बच्चे का इंटेंशन क्या था या किसी व्यक्ति का इंटेंशन क्या था। उस बच्चे का अगर इंटेंशन था कि मैं इसका गला रेत करके सोए हुए में मैं मार डालूंगा, तो निश्चित तौर पर वो तो गलत तो है ही, वो एक अपराध बहुत बड़ा हुआ, गंभीर अपराध हुआ, और इस चीज को देखना पड़ता। तो हत्याएं दो तरह की होती है। अब एक मैनस्लॉटर हुआ, माने उसमें हत्या की गई, और एक मर्डर हुआ। तो स्लॉटर और मर्डर में अंतर यही हुआ कि कई बार हम आदमी को, मान लीजिए कोई घटना ऐसी करते हैं जिसमें हमारा इरादा यह नहीं होता कि वो व्यक्ति मरे, लेकिन वो उसकी हत्या हो जाती है, तो वो एक स्लॉटर हुआ। लेकिन मर्डर माने उसको सीधे सीधे उसका कत्ल किया गया है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए रखा जाता है कि गंभीर अपराध अगर किए गए हैं, बहुत गंभीर अपराध माने कि हत्या हुआ है, बलात्कार हुआ है, किसी को और तरह के नुकसान पहुंचाए गए हैं जिससे कि अंग भंग हो गया है उस व्यक्ति को, तो ये गंभीर अपराध में इसको हमारे यहाँ जो है इस संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निटिबल ऑफेंस की श्रेणी में रखा जाता है। और इस कॉग्निटिबल ऑफेंस में आने वाले लोगों को गंभीर ढंग से इनके पर मुकदमा चलाया जाता है। और 16 से 18 साल की अगर उम्र हो गई है तो नए प्रावधान के अंतर्गत उनको नॉर्मल कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। जी सर, कानून में अपराधी बच्चों के पुनर्वास की क्या व्यवस्था रहती है? पिछले कानून में पुनर्वास की तो सबसे बड़ी व्यवस्था यही है कि जैसे आप देखे होंगे रैगिंग हो गई और आपने 18 से 23 के बीच में अभी दसों बच्चों की हत्या हो गई। कई कई जगहों पर इतना कठोर ढंग से रैगिंग करने वाले बच्चे मिल जाते हैं कि वो बच्चे की हत्या ही कर डालते हैं, मार डालते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या गया, ये तो कॉग्निटिबल ऑफेंस के अंतर्गत आएगा। इस पर बहुत जगह पर विश्वविद्यालयों से लेकर के और जगहों पर भी विचार हो गई है। अब इनका पुनर्वास कैसे किया जाए? मान लीजिए कोई बच्चा अगर मान लीजिए उसने क्राइम किया है और किसी के खिलाफ बहुत ही गंभीर अपराध किया है, या 15 या 16 साल की लड़की है, उसको पकड़ के उठा के ले जा करके उसके साथ तमाम बच्चे हैं गैंगरेप किए, तो निश्चित तौर पर ये तो बहुत बड़ा गंभीर अपराध हुआ ना। इस गंभीर अपराध से उनको ले आया जाता है, तो जो उनको रिमांड होम में ले आया गया और उसको रखा गया, और वहां पर उस बच्चे को स्किल डेवलपमेंट के लिए मान लीजिए आपने छोड़ दिया और उसको जेल में बंद कर दिया, तो जब 18 साल के बाद निकलेगा वहां से तो क्या करेगा? वो तो बेकार हो जाएगा। इस नाते उस दौरान उसको एक स्किल डेवलपमेंट, उसके अंदर कोई अच्छी योग्यता विकसित की जाती है जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। उसकी अच्छी व्यवस्था शिक्षा की जाती है, शिक्षा के बारे में उसकी काउंसलिंग की जाती है, उसका साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट किया जाता है कि तुमने इस आधार पर किया है, एक बच्ची की जिंदगी को खराब कर दिया है, एक बच्चे की जिंदगी को खराब कर दिया है, एक किसी को माँ के और बाप को मार दिया है तो उसके परिवार को तबाह कर दिया है। ऐसी स्थिति से तुमको निपटने के लिए हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि तुम आओ और एक ढंग का व्यवहार करो जिससे किसी को कोई नुकसान न होने पाए, बल्कि एक समाज के लिए तुम एसेट बन सको, एक बहुमूल्य व्यक्ति बन सको, न कि समाज के लिए हानिकारक व्यक्ति बन। ठीक है सर, कानून में अपराधी बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था भी आपने बता दी, लेकिन ये बताइए कि गंभीर अपराध की सुनवाई के लिए किस अदालत में जाना होता है, किस अदालत में सुनवाई होती है? जी नेहा जी, ये गंभीर अपराध अगर किया है और मान लीजिए कोई बच्चा जो 16 से 18 साल के बीच का है, अभी तो कानून में आया, तो निश्चित तौर पर उसकी सुनवाई जो है नॉर्मल कोर्ट में होती है, जो न्यायालय होते हैं बने हुए होते हैं उनमें कार्रवाई होती है। लेकिन जब 13-14 साल का बच्चा है तो उसकी कार्रवाई वहां पर नहीं होती है, वो जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड होता है, वो बोर्ड में उसकी हियरिंग की जाती है और बोर्ड उसका आकलन करता है, उसके बारे में विचार विमर्श करता है और देखता है कि इस बच्चे का क्या सुधार होना चाहिए, इसके लिए इसके सुधार के लिए क्या गुंजाइश की जाती है। देखिए जस्टिस जुवेनाइल जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसका उद्देश्य ये नहीं है कि दंड दिया जाए, केवल उसका उद्देश्य ये है कि बच्चे को उनका पुनर्वास किया जाए और उसके अच्छे ढंग से उसकी केयर रखी जाए और उसको प्रिवेंट किया जाए, माने उसको रोका जाए आगे से वो कोई क्राइम इस ढंग का न कर सके। तो वो क्राइम करेगा तो फिर उसका उद्देश्य खत्म हो। तो इसी नाते
जो 13 से 14 साल तक के बच्चे, 15 साल तक के बच्चे हैं, उनका जस्टिस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने उनको पेश होना पड़ता है और वहां पर उनका ट्रायल होता है। लेकिन 16 से 18 साल के बच्चों ने अगर कोई क्राइम किया है, ज्यादा क्राइम किया है, तो उनकी सुनवाई कोर्ट में होती है, नॉर्मल कोर्ट में, जैसे दूसरे अपराधियों की होती है वैसे ही की जाती है। क्योंकि ये बड़ा इस चीज को ध्यान में रखना पड़ता है कि वो कई ढंगे हैं। अब निर्भया वाले केस के बाद ये संशोधन हुआ था और ये जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट पर ये आधारित है कि ऐसे बच्चों की सुनवाई की जानी चाहिए नॉर्मल कोर्ट में, जहां पर उनको वही दंड दिया जाना चाहिए जो दूसरे अपराधियों को दिया जाता है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही विस्तार से इस विषय के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।